हाय फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये 9 तारीख का पेपर है जो 9 तारीख को हुआ था ग्रेड 1 में। तो इसमें जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी और साइकोलॉजी सेक्शन के, तो उस पर बात करेंगे अपन। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। यानी कि जो नैतिक है और आचार आचार दिया हुआ है, एक आचार संबंधी निर्देश हैं, तो वो किसके अनुसार भेद किया जा सकता है इन दोनों में। तो देखना है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नैतिकता ज्ञान पर जोर देती है और आचार प्रदर्शन पर जोर देता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि आचार ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि आचार तेजी से बदलते रहते हैं, जो एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तेजी से बदलते रहते हैं, लेकिन नैतिकता यानी मोरलिटी या धीमी गति से बदलती है, धीमी गति से होती है। नैतिकता लंबे समय से स्थिर है, लेकिन आचार में या एथिक्स में बदलाव धीमी गति से होता है। तो जो नैतिकता है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है नैतिक लंबे समय से स्थिर है, तो नैतिकता स्थिर नहीं होती, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे नैतिकता ज्ञान पर जोर नहीं देती, नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है, यानी नैतिकता का प्रदर्शन होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है और एथिक्स ज्ञान पर जोर देता है, ये एक हद तक ठीक लग रहा है। जो तीसरा देखते हैं, आचार तेजी से बदलते रहते हैं लेकिन नैतिकता में यह धीमी गति से, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आचार यानी एथिक्स ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है, जो एक विश्वसनीय मूल्यांकन होता है तो वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है यानी इंडिपेंडेंट, या विवेकाधीन होता है, या निर्भरशील होता है, या अविश्वसनीय होता है। तो विश्वसनीय मूल्यांकन स्वतंत्र तो होता ही नहीं और अविश्वसनीय भी नहीं होता। एक विश्वसनीय मूल्यांकन की बात करें तो अविश्वसनीय कैसे होगा। ठीक, विवेकाधीन होता है या निर्भरशील होता है, तो विवेकाधीन नहीं होता है कि विवेक के अधीन हो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा, डिपेंडेबल या निर्भरशील होता है एक विश्वसनीय मूल्यांकन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि व्यापक मूल्यांकन यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है या व्यापक मूल्यांकन होता है तो वो किसको निर्धारित करता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को, या शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को, या शैक्षिक विषय को। तो जो व्यापक मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यानी कि जो स्कूल से या एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी, और जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं खेल कूद, इन सबको दोनों क्षेत्रों का बराबर से मूल्यांकन या बराबर से निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी का संबंध सीसीई से भी होता है, जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये सीसीई, ये एक सी और एक ई का फुल फॉर्म है, यहाँ पे एक सी और हो जाएगा, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्यों की वर्ग की इनके द्वारा दी गई थी, यानी कि ब्लूम ऑफ टेक्सोनॉमी अपन पढ़ते ही आए हैं। टेक्सोनॉमी जो 3 डोमेन्स बताए थे तो किसने बताए थे, तो बीएस ब्लूम ने, बीएफ स्किनर ने, या रॉबर्ट गैने ने, या डेविड क्रथबॉल ने। तो एकदम यहाँ पे इजी दिया हुआ है। ये जो डोमेन दिए थे, टेक्सोनॉमी दी हुई थी, तो वो किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो हर दिन वीडियो आता है उसमें एक ब्लूम से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा गया है ब्लूम की टेक्सोनॉमी से, चाहे जिस तरह से पूछा गया हो, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इन्होंने जो 3 डोमेन बताए थे वो कौन कौन से बताए थे। पहला बताया था संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा बताया था भावात्मक, भावात्मक क्षेत्र या इफेक्टिव डोमेन। तीसरा बताया था मनोगतिक या साइकोमोटर, ठीक है, मनोगतिक या साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन बताए थे, संज्ञानात्मक डोमेन, भावनात्मक या भावात्मक पक्ष, और मनोगतिक पक्ष, इसी को इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन बताए थे उन्होंने। ठीक है, अब जो ये कॉग्निटिव डोमेन है यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है, तो इसका संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। यहाँ पे चिंतन वगैरह, चिंतन की जो प्रोसेस होती है, सोचना विचारना, ये संज्ञानात्मक पक्ष में होता है क्योंकि ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और भावात्मक जो डोमेन, ये हृदय या मन से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे फीलिंग्स वगैरह या महसूस करने से कनेक्टेड होता है, ये भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन। और जो मनोगतिक डोमेन है साइकोमोटर, ये हाथ पैरों की गति या मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बीएस ब्लूम ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है
खाली स्थान के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। मतलब कि किसने, अब किसके अनुसार जो पूरे जीवन के लिए बताया है, पूरे जीवन के बारे में किसने वर्णन किया है? लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने टाइम ड्यूरेशन का कोई थ्योरी ही नहीं दी है, तो ये भी नहीं होगा, ए नंबर का नहीं है। एरिक एरिक्सन, देखते हैं, इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं। कार्ल रोजर्स, ये भी नहीं है। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी बताई है, जो इसकी टाइमिंग, लास्ट स्टेज की टाइमिंग 18 या 20 साल ऐसे कुछ है। और जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने 8 स्टेज बताई हैं। इसकी 8वीं स्टेज का नाम था क्या? संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। ठीक है, तो संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था की जो टाइम ड्यूरेशन बताई थी, ये 60 वर्ष के ऊपर बताई थी, यानी कि पूरे जीवन काल तक चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी एरिक एरिक्सन। पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। एरिक एरिक्सन ने पूरे जीवन का वर्णन किया है, पूरे जीवन के बारे में बताया, 8 स्टेजेस बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि ओ कीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करता है? अल्पकालिक स्मृति या दीर्घकालिक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति या एक संज्ञानात्मक मानचित्र। तो ओ कीफे एवं नडेल के अनुसार जो समुद्री घोड़े की भूमिका है, तो वो किसके साथ पशु प्रदान करता है? एक संज्ञानात्मक मानचित्र, यानी कॉग्निटिव मैप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या ये ऑप्शन सही दिया हुआ है? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि शिक्षार्थी की भावनाओं से अधिगम प्रभावित होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है अधिगम का भावनाओं से बहुत मामूली संबंध होता है, तो ये भी गलत हो गया, मामूली संबंध नहीं होता है। अधिगम शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं, शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि शिक्षार्थी की भावनाओं द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थी को आइसक्रीम दी जाती है, यानी कोई समस्या दी जाती है बच्चे को, और जो वो समस्या को पूरा कर देता है वो बच्चा या विद्यार्थी, तो उसे क्या दिया जाता है? आइसक्रीम दी जाती है। यह एक खाली स्थान के रूप में कार्य करता है। तो तृतीयक पुनर्बलन, टर्टरी रीइंफोर्स या प्राथमिक पुनर्बलन, प्राइमरी रीइंफोर्स, कृत्रिम पुनर्बलन, आर्टिफिशियल, ये तो होगा ही नहीं, और माध्यमिक पुनर्बलन, ये भी नहीं होगा। तो अब ये जो ये आइसक्रीम है, ये क्या है? आइसक्रीम खाने वाली चीज़ें हैं। इसको हम मैस्लो से यदि कनेक्ट करते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत जो मैस्लो ने दिया था, तो उनकी पहली आवश्यकता क्या थी? पहली आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, वो प्राथमिक आवश्यकता थी, यानी कि खाना पीना, रोटी कपड़ा। इससे भी यदि कनेक्ट करेंगे तो ये क्या निकलेगी? प्राथमिक पुनर्बलन है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये एक प्रकार का क्या है कि बच्चे को जो आइसक्रीम दी जाती है, आइसक्रीम खाने, रोटी खाना है, कपड़ा खाने वाली चीज़ें हैं, ये शरीर से संबंधित है और ये प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए ये एक प्रकार का प्राथमिक पुनर्बलन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दिया हुआ है, एक शिक्षक खाली स्थान में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, यानी व्यवहारिक रूप से, ठीक है, व्यवहारिक यानी अनौपचारिक, इनफॉर्मल वे में। तो प्रदर्शन विधि, बुद्धिशीलता यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, खोज विधि, समस्या हल विधि। तो बुद्धिशीलता जो दिया हुआ है, खोज विधि और समस्या विधि, ये एक व्यवहारिक विधि नहीं है, यानी कि इनको हम व्यवहार के रूप में इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इनको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो प्रदर्शन विधि है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, ये एक व्यवहारिक रूप में प्रदर्शन करता है या व्याख्या करता है एक शिक्षक। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, यानी कि प्रदर्शन विधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, परिवार खाली स्थान का एक मुख्य एजेंसी है। तो परिवार जो है वो किसकी मुख्य एजेंसी है? श्रेष्ठ शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की या गैर औपचारिक शिक्षा की? तो औपचारिक और अनौपचारिक में बात करेंगे तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो जिसमें टाइम फिक्स ना हो, नियम ना हो, यानी कि व्यवहारिक रूप में शिक्षा दी जाती है, जैसे घर परिवार में शिक्षा दे देते हैं, काम करते करते या खेलते खेलते, बातें करते करते। कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आपको इतने टाइम से 10 से 4 स्कूल आना है या यूनिफॉर्म में आना है, बैग लेके ही आना है। ये इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल होती है वो घर परिवार की शिक्षा होती है, जो बिना नियम, बिना टाइम, बिना कोई बॉन्डिंग की शिक्षा होती है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे परिवार क्या है? इनफॉर्मल शिक्षा की एजेंसी है, यानी अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी है। परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है, ठीक है, परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, और माता को प्रथम गुरु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आए हुए, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित यानी सपोर्ट
किया जाता है उसे कहते हैं। कोई बच्चे का चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे वह करने में थोड़ा उसको दिक्कत जा रही है, तो उसके जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है यहाँ पे, शिक्षक कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, और जो उससे अधिक नॉलेज वाला है यानी MKO। अब वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। तो ये भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट कर रहा है, जो इसके सपोर्ट के द्वारा वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मचान या स्कैफोल्डिंग है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है, इसे अपन पाड़ भी बोल सकते हैं, ये स्कैफोल्डिंग या मचान दिया हुआ है, आंसर ए राइट हो जाएगा। अब स्कैफोल्डिंग को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे की सहायता ली जाती है या कोई दूसरा सहायता देता है जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जो ज़्यादा दे रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है, यदि उसी को पर्टिकुलर बोलें तो वो MKO है यानी मोर नॉलेजेबल अदर। और जो ये समस्या हो रही है, जो ये अधिगम हो रहा है, तो वो एक स्कैफोल्डिंग है यानी मचान है। तो जो अस्थायी सहायता दी जाती है, और स्थायी सहायता नहीं होती इसमें, अस्थायी सहायता दी जाती है, तो जो अस्थायी सहायता मिली वो क्या है, मचान या स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ा है। कोहल वर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं। ये हर दिन मैं आपको बताती हूँ। कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की और BS ब्लूम से क्वेश्चन भरमार पूछे गए हैं हर एक पेपर में, तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने पिछले पेपर में ही इनको सबको डिफाइन किया है। तो उन्होंने 3 लेवल कौन कौन सी, परंपरा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, और इन्हीं 3 लेवलों को 2-2 भागों में बांटा है प्रत्येक को, तो इस तरह ये 6 स्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने 2 और कॉन्सेप्ट दिया था, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल रीजनिंग और मोरल डेलिमा। तो जो कोहल वर्ग क्या कहते हैं कि जो सही और गलत सवालों के बारे में जो चिंतन होता है, जो प्रोसेस होती है, जो वो चिंतन करता है, जो प्रोसेस चलती है उसके माइंड में कि क्या सही है क्या गलत है, जो थिंक करता है, वो जो थिंकिंग करता है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की रीजनिंग है, वो तर्क लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिक तर्क आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। लेकिन एक और दिया हुआ है कि नैतिक दुविधा, ये भी उन्होंने ही दिया है। तो नैतिक दुविधा क्या है कि जब वो सही और गलत के बारे में वो नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, इनमें कंफ्यूज होता है, वो डाउटफुल रहता है, डेलिमा में पहुंच जाता है, डाउटफुल रहता है, कंफ्यूज रहता है बहुत, तो वो क्या है, वो नैतिक दुविधा है कि वो दुविधा में है। तो ये दुविधा हो गया। और नैतिक तर्क क्या है कि जब सही और गलत के बारे में जो चिंतन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे लिखा हुआ थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, यानी कि प्रोसेस, वहाँ पे थिंकिंग करने की प्रक्रिया उसमें इंक्लूड है, यदि वो थिंकिंग कर रहा है तो वो नैतिक तर्क है। और यदि वो सही और गलत के बारे में ओनली कंफ्यूज्ड है, डाउट में है, दुविधा में है, तो वो नैतिक दुविधा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना है, नैतिक तर्क, ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कर व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है, बंडूरा, फ्रायड, पियाजे और पावला। तो फ्रायड, पियाजे और पावला ये विकास, वृद्धि और विकास को महत्व तो नहीं देते हैं। ठीक है, तो कौन देते हैं व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व, जो बंडूरा का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो यहाँ पे वृद्धि और विकास को महत्व देते हैं। डेवलपमेंट ज़्यादातर समाज में ही रह के होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो बंडूरा की सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जो स्मरण है, वो स्मरण 2 प्रकार से हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रिकॉल करना और दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी कि अभिज्ञान। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न दिया हुआ है जिस टाइप से अपन सॉल्व कर रहे हैं, यही जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 4 बहुविकल्प दिए हुए हैं। तो अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे पहचानना होता है कि क्या सही आंसर है, हमें पहचान करना है। यहाँ पे आंसर वो दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ओनली पहचान करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमने रिकॉग्नाइजेशन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अभिज्ञान हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो हमें राइट करना है, जो हमारा आंसर है, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ओनली उसको पहचानना है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये रिकॉग्नाइजेशन करना होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे देना है, यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है,
अब ये रिकॉल एक और है कि रिकॉल क्या है। तो रिकॉल में जो कोई क्वेश्चन दिया होता है और खाली स्थान दिया होता है बीच में भरने के लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें क्या करना होता है कि हमें एकदम रिकॉल करना होता है, याद करना होता है कि यहाँ पे क्या भरना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, यहीं पे यदि हम क्वेश्चन बोल देते हैं यहीं पे बना के कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है, तो यहाँ पे कट करके किस प्रकार की जगह हम खाली कर दें कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें याद करेंगे, अब जोर लगाएंगे कि किस प्रकार का स्मरण होगा, रिकॉल वाला है कि अभिज्ञान वाला है। तो यहाँ पे हम वो करेंगे, याद करेंगे सीधा कि हमने क्या पढ़ा था, हम उसको रिकॉल करेंगे। तो हमें रिकॉल करने पे मिलेगा कि वो अभिज्ञान है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा, हम उसको रिकॉल किए तो वो अभिज्ञान की प्रोसेस हो जाएगी इस प्रकार से। तो जो ये प्रोसेस हुई, जो हम आंसर फाउंड किए, जो रिकॉल किया, तो वो क्या है, वो रिकॉल करना है, यानी कि याद करना है। तो जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें रिकॉलिंग की प्रोसेस होती है, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं या मिलान चिन्ह होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं इधर इधर, और हमको इससे मिलाना है, ये इससे मिलेगा, ये इससे मैचिंग होगी, इस प्रकार की मैचिंग करना है, तो ये भी अभिज्ञान वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके राइट आंसर आमने सामने दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, पहचान करके उनको मैच कर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थी का बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थी को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें या पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो क्या है, शिक्षक को क्या सक्षम बनाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान, कि विद्यार्थियों को क्या करे, वो सबसे पहले विद्यार्थियों को समझे। ठीक है, जो पेडागोजी पढ़ते हैं, पेडागोजी में ज़्यादातर, पेडागोजी साइकोलॉजी में यही कि विद्यार्थियों को समझना कैसे है। सबसे पहले विद्यार्थियों को समझना है हमें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो किस तरह से सीख सकते हैं, किस प्रकार से उनको सीखने की स्पीड ज़्यादा तीव्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करना है, विद्यार्थी को समझना है कि वो किस कैटेगरी में है, किस लेवल में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लिए इतने ही हैं, ये 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो अपन ने प्रैक्टिस किया, और आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।